अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत में आने के बाद सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस्लाहात करके इलेक्शन करवा लेते या फिर सख्त फैसले करते। सियासत को नहीं, रियासत को बचाया है। क्या जो सख्त फैसले किए गए हैं इससे रियासत को इस्तेकाम मिला है, रियासत बच गई है? ये तमाम फैसलों पर आज बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, और खासकर इस वक्त पीटीआई क्या स्ट्रेटजी बना रही है एज अपोजिशन। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में एजाज सैयद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वॉइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वजीर खारजा भी हैं। प्रोग्राम का आगाज शाह महमूद कुरैशी साहब आपसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासत नहीं रियासत बचाई है, क्या आप इत्तफाक करते हैं उनकी इस बात से? रियासत नहीं बचाई, करप्शन के केसेस से निजात हासिल की है। इनके ओपन एंड शट केसेस थे, इन्होंने नैब को दफन किया है और अपनी करप्शन के केसेस से छुटकारा हासिल किया है। इनको ना सियासत से गर्ज है ना रियासत से गर्ज है, इनको अपने मफादात को तरजीह दी है। नेशनल एजेंडा इनकी तरजीह नहीं है, पर्सनल एजेंडे पे इन्होंने हुकूमत संभाली है और अपने करप्शन के केसेस को एक टिकाने लगाया है। राइट। अगर इस बात को भी समझ लिया जाए, जैसे कि नैब कवानीन को आप चैलेंज भी कर रहे हैं कोर्ट में, लेकिन नैब कवानीन को अगर समझा जाए, जहां पर ये आप NRO 2 आप लोग कह रहे हैं कि NRO 2 लेने की कोशिश की गई है, तो ये तो वही कवानीन में तरमीम है जो आप लोगों ने ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आए। तो इसमें तो कोई ज्यादा चेंजिंग है नहीं अगर आप इसको थॉरली स्टडी करें तो। मैं आपको अर्ज करूं, ये आपको गलतफहमी है। जिस किस्म की तरामीम इनने की है, उन तरामीम के बाद इनके केसेस नैब में रहते ही नहीं है। ये सब और अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। ये जो 1100 अरब रुपए का इस कौम का टाका मारा गया था, वो हजम कर गए ये, और ये पूरी मीडिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इतना बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद खामोश है लोग। मसलियत का शिकार हो गई है हमारी मीडिया भी। लेकिन कुरैशी साहब, जहां तक करप्शन की बात है तो इमरान खान साहब तो अपने स्टांस करप्शन के हवाले से और एहतसाब के हवाले से खुद ही पीछे हट गए। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि ये करप्शन के केसेस ना तो मैंने बनाए, ना मैंने ये ख़त्म किए, ना इनसे मैं पीछे हटा, तो ये तो मेरा मामला ही नहीं है। तो वो खुद तो बैकआउट कर गए इस मामले पर। तो अब तो ये आप लोग एहतसाब, आपको फिर मैं हैरान हूँ कि आपको समझ ही नहीं आई। इमरान खान कहाँ पीछे हटे? मैं तो हैरान हो गया हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। इमरान खान करप्शन के मौके पर कायम है कि हमने करप्शन से इस मुल्क को निजात दिलवानी है। उन्होंने ये वजाहत की है कि ये केसेस मैंने नहीं बनाए थे, ये करप्शन के केसेस नून पर पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, और पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस नून लीग ने बनाए थे, और आज दोनों एक दूसरे के बगलगीर हो गए हैं। तो ये एक दूसरे का पेट चाक करके करप्शन तो निकालने की कोशिश करते रहे हैं, और आज मिल बैठकर इन्होंने इन केसेस को दफना दिया है और कौम की लूटी हुई दौलत को हड़प करने का इरादा पुख्ता कर लिया है। जी कुरैशी साहब, मेरा इशारा जिस तरफ था वो शायद आप उस तरफ नहीं जाना चाहते। वो ये कहना चाह रहे थे इमरान खान साहब कि जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने ही NRO दिया, और वो जिनकी बात कर रहे थे ये अब तो जुबान ज़दे आम है और हर कोई जानता है। जी बताइए कौन है? जी जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे ना इमरान खान साहब। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस थे। जो TT के केसेस थे उनमें कोई अभाम है कि पैसा आया, किसके अकाउंट में गया, कौन डालने वाला था, इसमें कोई किसी का तस्करा नहीं है। सीधा सीधा इनका अपना मुलव्वस होने का रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन ये आए इक़्तिदार में अवाम को रिलीफ देने नहीं, अपने करप्शन को दफन करने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान की आवाम इसको समझ चुकी है। राइट। अगर कुरैशी साहब आपके इस करप्शन के बयानिए को पूरी कौम ने माना भी, और हम भी इसको लेकर चलते रहे, पूछते रहे सवाल, और आज भी पूछते हैं कि अगर ये करप्शन के केसेस सही थे और ओपन एंड शट थे, तो ये 3.5 साल आप गवर्नमेंट में रहे, नैब को आप जिस तरह से नैब एक्टिव रहा, इसके बावजूद भी साबित नहीं कर सके, इसके बावजूद भी सजाएं नहीं हो सकी।
देखिए, साबित तो हो चुका, ये ओपन एंड शट केसेस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अब सजा क्यों नहीं हो सकी? ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, कभी कमर में दर्द, कभी बीमार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ताखीरी हरबे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। और जब इन्हें देखा कि अब डिलेइंग टैक्टिक्स मजीद नहीं चल सकती, तो फिर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और फिर जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। जी ठीक है कुरैशी साहब, लेकिन ये आपके भी सामने है कि हमेशा से नैब के बारे में जो एक तासुर जाता रहा है और आज भी वो कायम है कि नैब विक्टिमाइजेशन करती है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विक्टिमाइजेशन के हम कभी हक में नहीं थे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हमने की है ना हम करना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के कभी ख्वाह नहीं थे, लेकिन हम करप्शन फ्री पाकिस्तान के ख्वाह थे और ख्वाह हैं। राइट चलें, अगर कुरैशी साहब आप आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस मज़ाहमती सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई आप इस वक्त जो सियासत है आप किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वॉइस चेयरमैन है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम इस मुल्क में जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम इस किस्म के इंतखाबात नहीं चाहते जो कौम तस्लीम न करे। और आप अगर इस किस्म के इंतखाबात करवाएंगे जो माजी में कबूल नहीं हुए तो ये कबूल नहीं होंगे। अब इस वक्त पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। जी मैं इसके ऊपर सवाल करती हूँ, लेकिन एक ज़िमनी मेरे सुन तो लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना। जी जी, इस वक्त पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस अंदाज में सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस अंदाज में सरकारी फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाए गए तो ये इलेक्शन कबूल नहीं किए जाएंगे। ये जनरल इलेक्शन भी आपका उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। यही तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। मुद्दा तो यही है, मेन मुद्दा कुरैशी साहब यही है, मेन मुद्दा मैं इसी पर आना चाहती हूँ कि आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन आप लोगों का जो मुतालबा है वो तो यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। यानी कि इस वक्त फिर आप अपने उस स्टांस से पीछे हट रहे हैं कि फौरी इलेक्शन आप नहीं चाहते। किसने कहा है आपको ये जो किसने सबक दिया आपको? मैंने ये नहीं कहा सर, अगर आप मानेंगे ही नहीं, इसी जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है उसको आप मानेंगे नहीं तो फिर फौरी इलेक्शन का फायदा तो नहीं है। जी सुन लीजिए ना, आप जरा बात समझिए तो सही ना। जी हम कह रहे हैं फौरी इंतखाबात शफाफ, इंजीनियर्ड इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, फिक्स्ड रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। फिक्स्ड रिजल्ट अगर लाने की कोशिश की गई कौम कबूल नहीं करेगी। 77 में इलेक्शन फिक्स कराया गया, उस जमाने में लोगों ने एजिटेशन की, मुल्क में अफरा तफरी हुई, फौज को मुदाखलत करनी पड़ी, मार्शल लॉ लग गया। अल्लाह ना करे ये नौबत आए। हम कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इंजीनियरिंग की, जेरीमेंडरिंग की और फिक्स्ड इलेक्शन हासिल करने की कोशिश की, वो कौम कबूल नहीं करेगी और हम कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन कराएं, हम हारते हैं, हम हार कबूल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आपके इस वक्त मुतालबे को मान लिया जाता है, हुकूमत का तो काम है ना सिर्फ मुतालबे को मानना, शफाफ इलेक्शन करवाना तो हुकूमत का काम नहीं है, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन का काम है, और जो इंटरिम सेटअप आएगा उसका काम है। इस गवर्नमेंट का काम नहीं है। कितनी सादगी से आपने ये कह दिया, कितनी सादा है आप। अगर आप ये समझती हैं, निगरान हुकूमत कौन बनाएगा? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे अवान की मशावरत से। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है? जिसको पॉकेट यूनियन कहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है। इनके जरिए निगरान सेटअप बनाएंगे और इस निगरान सेटअप से शफाफ इंतखाबात की तवक्को कर रहे हैं आप। ये मुमकिन नहीं होगा। ये कौम देख रही है, एक एक चीज देख रही है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी देख रही है, इलेक्शन कमीशन की तैनातियां देख रही है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो वायलेशन हो रही है उस पर खामोशी देख रही है। हमने एहतजाज किया, मैंने एहतजाज किया कि भाई जो हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं मुल्तान में, वो 2 नंबरी करते हुए पकड़े गए और इसी इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया। इसी इलेक्शन ने नाअहल किया, ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मोहर लगा दी और कहा इसको डिसीट करो। मैंने ये आरओ को कहा कि जनाब ये हमारा नुक्ता नजर नोट करें, सुनने को तैयार नहीं से। रिपोर्ट बना के भेजी कि शाह महमूद ने आरओ पर दबाव डाला।
मैंने क्या दबाव डाला? मैंने तो कहा कि ये हालात हैं, ये आपका रिजल्ट है, इलेक्शन कमीशन किया हुआ है, आप अपनी फाइंडिंग्स को क्यों उनसे नाराज कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब, आप देखिए सियासत में वसी तजुर्बा रखते हैं, कई बार हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स को आप डील कर चुके हैं, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को आप बखूबी वाकिफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। आपसे मेरे ख्याल में कोई गैर संजीदा बात की तो मैं खैर तो कोई नहीं कर सकती, संजीदा और बात आप कहेंगे जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हो। अब ये तमाम सियासी जमातें, पीटीआई हो गई, पीएमएलएन हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही सियासी जमातें हैं, इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं, इन्होंने एक दूसरे को काबिल कबूल बनाना है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर वही होगा जो आज तक होता है कि कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। तो ये सबको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया, उसके खिलाफ साजिश की गई और मदाखलत की गई और उसका तख्ता उल्टा गया, वफादारियां तब्दील करवाई गई, लोगों के जमीर खरीदे गए। तो इस हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करने देते और फिर इंतखाबात होते और लोग अगर उनको पसंद करते तो उनको इलेक्ट कर देते और हम ऑपोजिशन में बैठ जाते। जी कुरैशी साहब, मैं बिल्कुल आपसे सवाल करूंगी, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपके लिए वो काबिल कबूल नहीं है और उनके लिए आप लोग काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप लोग रहते तो फिर वो फॉर्मूला आता जो अगले 10 सालों के लिए था, तो उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं था और आपके लिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये काबिल कबूल बनाएगा कौन? प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त का जो सेटअप है, अब आगे उनकी पॉलिटिकल क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से वो लेकर चलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कुरैशी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करना, क्योंकि एजाज सैयद साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, और मैं चाहूँगी कि एजाज सैयद जो अभी कुरैशी साहब ने बातें की हैं उनके ऊपर आप एक तज्जिया मुझे दीजिए कि ये जो सूरत हाल है पीटीआई का। कुरैशी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं और काफी सारी बातें जो है, जो आपके मुतालबात हैं, बड़े जेन्युइन है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी हुकूमत को उठाया गया। मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ तो हम कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, हम कह रहे हैं फौरी इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना का नहीं कह रहे, हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। फेयर की बात की ना आपने, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो आपने कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो तो उनकी जेब की घड़ी है, लेकिन ये आप लोगों की तरफ से कोई गलत स्ट्रेटजी नहीं थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आपने खुद गवर्नमेंट को दे दिया अपने हाथ से, जब आपने इस्तीफे दे दिए तो आप वापस आ जाइए असेंबलियों में ताकि ओरिजिनल लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा कर सकें। तो ये तो लगता है कि आपकी पॉलिसी यहाँ पर फेल हो गई। ये मुल्क में इंतखाबात का फैसला कर ले और हम अपना तामीरी रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप को मुसल्लत मत करें, इनके पास कौम का मैंडेट नहीं है। ये कौम के मैंडेट के बगैर जो इन्होंने लोगों पर बिजली गिराई है, महंगाई का जो तूफान बर्पा किया है, जो ये बजट लेकर आए हैं और महंगाई के तबाही कर दी है इनने, अब आपने उनको मौका दे दिया, अब तो वो हुकूमत करेंगे ना। जी कुरैशी साहब, यही मौका दे दिया जी, मेरा मौका दे दिया। आप अगर असेंबली में रहते तो पार्लियामेंट तो आपकी मर्जी से चलनी थी, 140 लोग थे आपके साथ। अर्ज ये है, ये पार्लियामेंट अब हमारी मर्जी से नहीं चलनी थी, ये एक अरेंजमेंट है। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये एक अरेंजमेंट किया गया है और उस अरेंजमेंट के सामने ये सारा खेल है जो कौम के सामने खेला जा रहा है और पाकिस्तान के लोग इसको समझ गए हैं। लेकिन कुरैशी साहब, एक तरफ तो आप कौमी असेंबली से बाहर आ गए हैं, इस्तीफे दे दिए, दूसरी तरफ पंजाब में आप रहना चाहते हैं, बाई इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेटजी आपको लगता नहीं है कि ड्यूल है? इसके बारे में क्या कहना है जी? ये आपको फिर अगर आप सियासत में होते तो आपको अंदाजा होता ये स्ट्रेटजी क्या है। वो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमने
सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना। हम मुकाबला करेंगे, पंजाब में मुकाबला करेंगे, हर जगह मुकाबला करेंगे और हम कर रहे हैं। हम अपनी हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। बाय इलेक्शन में, क्योंकि आप भी मुल्तान से बाय इलेक्शन इस वक्त आपके बेटे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि ज़ैन कुरैशी के बारे में भी और आपकी जो वहां पे तैयारियां पूछूं कि क्या है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सेनेटर गौस हमारे साथ हैं PMLN से। जी कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम इसी के साथ आप बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं चाहूंगी कि आगे सेनेटर गौस साहब से बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो PMLN डिसीजन ले रही है और जो इस वक्त उन्होंने खासकर इस वक्त सनतों के हवाले से टैक्स लगाने का जो फैसला किया है, इसमें क्या एक तो महंगाई को कम करने की बजाय महंगाई में तो इजाफा होगा, तो साथ वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल भी करेंगे, तो ये मुमकिन कैसे है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जी जो ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए थे, ये सारा उसी का समर है। हम तो अभी तक हमने तो कोई लोन लिया है, न कुछ किया है। हम तो ये एग्रीमेंट जो किया था, इन्होंने खुद किया था IMF से, $1 अरब की किस्त लेके फिर जो उसकी शराइत थी वो पूरी नहीं की, बल्कि ये किया था कि जो उन्होंने कहा था कि हर महीने आपने 10 रुपए रेट बढ़ाना है, बल्कि हर 15 दिन बाद। तो इन्होंने जो है वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दिया। तो मतलब है, और फिर 2 महीने यानी कि 60 रुपए जो बढ़ोतरी है वो रुकी हुई थी। फिर जब इनको पता चला कि हम जा रहे हैं तो उन्होंने सारा ये सिलसिले गड़बड़ कर दिया ताकि जो पिछली हुकूमत है ये इनको भुगतना पड़े। तो वही सारा उसकी वजह से महंगाई है। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब देखें, एक तरफ तो आपने बजट दे दिया, उसमें तो वाह वाह कर दी, कोई टैक्स नहीं लगाया। ये सुपर टैक्स क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि इसको हम क्या समझे? ये सुपर टैक्स क्या कोई जगह टैक्स है कि सुपर टैक्स के नाम से आगे इनकम टैक्स है, या तो इनकम टैक्स में आप इजाफा कीजिए, ये क्या है? ये जगह टैक्स नहीं है, ये जो भी टैक्स होगा आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होगा। और मैंने पहले कहा कि हमारे माशी तौर पर जो कोई हमारे सामने जो एक पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, तो इससे पहले भी कह दें कि हमने सख्त फैसले कर रहे हैं। और सख्त फैसले यही है कि अभी फ्यूल की कीमतों में और इजाफा होगा। और लेकिन अभी आप देखें, और पूरी स्टेबिलिटी आप डॉलर का रेट देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, टैक्स के जो लगाने का फैसला किया भी वो लेकिन इसके बाद भी अगर हम इस हकीकत को भी तस्लीम कर लें जो आप कह रहे हैं कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे PTI वाले, आके आपको ये सारे मामलात हैंडल करने पड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी जो अभी तक आप फैसले कर रहे हैं, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज का हाल आज का देख लें, डॉलर की आप देख लें कि क्या हालात है, महंगाई देख लें, महंगाई का एक तूफान बरपा है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे, बल्कि इससे महंगाई बढ़ेगी। ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगेगा, वो आवाम पर लगाएंगे, तो ये तो एक कहाँ जाके इसका एंड कहाँ पर है? अब देखिए ना जी, जो खिलवाड़ मुल्क के साथ 4 साल में किए, आप हमें कोई 4-5 महीने तो देना ठीक करने के लिए। तो 4-5 महीने के बाद अगर कोई बेहतरी ना आए और आवाम को रिलीफ ना मिले तो फिर आप अच्छा चलिए सेनेटर साहब मैं क्योंकि एजाज हमारे साथ है, मैं एजाज की जानिब जाती हूँ। एजाज, अगर हम ये समझ लें कि ये सुपर टैक्स जो लगाया है ये वाकई के इससे कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? आलिया, पहली बात तो ये है कि मजमूई तौर पे हमारा जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो हमारी इंटरनल इम्बैलेंस है हमारी आमदन में और अखराजात में, और दूसरा एक ग्लोबल इशू भी है। आमदन और अखराजात में जब हम बात करते हैं तो हमारी अखराजात ज्यादा हैं और आमदन बड़ी कम है। और ज़ाहिर ऊपर से हमने कर्जे भी ले रखे हैं सारे बैलेंस को मीट अप करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो हमें जो इजाफी अखराजात हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जिनकी इजाफी पेंडिंग्स हैं, बड़ा बड़ा बजट है, उसको कट डाउन करना होगा ताकि लोगों पर ज्यादा इसका वजन ना बढ़ सके, जो हम अभी तक कर नहीं रहे। PIA बदस्तूर हम उसको चला रहे हैं, स्टील मिल्स को बदस्तूर चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं हमारे, और भी बहुत सारे स्पेंडिंग्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर उमूर के हवाले से जो कि बहुत ज्यादा हैं, उनको कम करने की जरूरत है। फिर साथ ही साथ जो हम टैक्स लगा के हम समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी हो गई। देखिए, एक तो टैक्स नेट में इजाफा करना होगा और दूसरा रिच पे टैक्स लगाना होगा और पुअर को टैक्स छूट देनी होगी। आपको खाने पीने की चीजों को आपने अगर कंट्रोल में लाना है उसकी कीमतें,
तो आपको ट्रेड भारत के साथ खोलनी होगी, आपको ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड के रूल्स हैं उनको नरम करना होगा। ये बड़े बड़े कड़वे और सख्त फैसले हैं जो आपको करना होंगे। अदरवाइज तो आप सुपर टैक्स लगाएं या डुपर टैक्स लगाएं, आम आदमी की जो जिंदगी है वो आसान होने की नहीं है और नहीं आसान होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये फैसले नहीं कर रही है हुकूमत। सेनेटर साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस लगा लेते हैं, सेल्स टैक्स बढ़ा देते हैं, लेवी टैक्सेस लगा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, सब कुछ कर लें, लेकिन आपके जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म जो आप मेजर ले रहे हैं इनका कोई फायदा ऐसे हासिल नहीं हो रहा। देखिए जी, जो आम गरीब बंदे के खाने पीने की चीजें हैं, हमने जो हमारा 2013 से 2018 का दौर था कि उसमें देखा हमने महंगाई को 5% तो ज्यादा नहीं आगे जाने दिया था। और हम अब भी, हमारा ये दावा है कि इंशाल्लाह हम उसको, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे। हमें थोड़ा आप टाइम दें इंशाल्लाह। हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को। एक तो पाकिस्तान का जो एक मतलब एक पिछले हुकूमत इमेच्योरिटी को मुजाहरा किया कि बिटवीन टू कंट्री एक मुआहदा हुआ, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मुआहदा हुआ है, आपने वायलेशन किया है, वो आना हमारे से किसी बात को इतबार भी नहीं करे। देखो, एक शाहदार साहब थे, उनकी एक वक्त थी, एक टेस्ट था, उन पे लोग इतबार कर रहे थे, IMF को पता नहीं होता था, और अचानक एग्रीमेंट होके तो पता चल एग्रीमेंट हो गया और किस्त भी आ गई है। लेकिन हर चीज को पिछली हुकूमत ने पोलिटिसाइज कर दिया है। आज IMF ने ये कर दिया, आज वो कर दिया है, और सारा दिन IMF डिस्कस होता है, तो ऐसे सब चीजों को पोलिटिसाइज कर दिया गया है। तो उसके बाद जो चीज पोलिटिसाइज हो जाए तो बिल्कुल हमारे जो आम इदारे हैं, जो हमारे इंडस्ट्री इदारे हैं, उनको भी यही पोलिटिसाइज हो गया है। तो हमारी जो कमर्शियल टीम है उसको भी यही सारे सूरत हाल है। तो हालात को ठीक करने में टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह कम अज कम इतना हो जाएगा कि गरीब बंदे की जो खाने पीने की चीजें उनकी पहुंच तक आ जाएंगी, और यही हमारी प्रायोरिटी इस वक्त है। जी ठीक है सेनेटर साहब, ब्रेक शामिल करनी। जो आप बात कर रहे हैं कि अब ये सारा काम, सारा करा धरा जो है वो पिछली गवर्नमेंट का है, तो इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप ऑन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और एजाज, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और ये जो बात हम सुन रहे हैं, और ये पिछली गवर्नमेंट जो भी होती है उसके ऊपर ही मलबा डाल दिया जाता है, और ये ऐसा पहले भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है, इस वक्त भी ऐसा ही है। तो यानी कि PTI भी जब गवर्नमेंट में आई थी और उन्होंने भी यही कहा था कि उनसे भी हालात संभल नहीं रहे थे, और उन्होंने भी कहा था कि ये इतने हालात ख़राब करके गए कि अब हमसे संभाले नहीं गए, और इसी चक्कर में 3 वज़ीर ख़ारजा जो हैं, बल्कि 4 वज़ीर ख़ारजा हमें तब्दील करने पड़े, और आज ये भी ये 13 जमाती जो गवर्नमेंट है ये भी ऐसा ही कह रही है। आलिया, मामलात ये हैं कि हमें जो सच सुनने की आदत नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी जो हुकूमतें हैं, जो इक़्तिदार में आती हैं, वो इक़्तिदार में पूरे कंट्रोल में नहीं होती। वो इक़्तिदार का एक हिस्सा होता है जिसपे कंट्रोल में आती हैं, वो जिसमें वो वजूद में आती हैं। क्या PTI ने आज़ादी से फॉरेन पॉलिसी के और जो खजाना के अमूर के, फाइनेंस के वो फैसले किए हैं? आंसर इज नो। लेकिन बाहर आके वो यही बताते रहे कि हमने बड़ी आज़ादी से किया है। मौजूदा हुकूमत आई है तो उसका अलमिया ये है कि ये आधा तीतर और आधा बटेर है। शहबाज शरीफ साहब को फैसला करने के लिए बैक वक्त लंदन, लाड़काना और कोयटा में देखना पड़ता है, कराची में भी देखना पड़ता है। और ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत का एक और अलमिया ये है कि इस हुकूमत की जो फैसला साजी है उसमें वक्त बहुत लगता है, स्लो बहुत है, और इस हुकूमत की जो अनपॉपुलैरिटी है महंगाई की वजह से, वो कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में मौजूद है, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी के चेहरा कमरुज़्मान कायरा के अलावा कोई नजर नहीं आता। बिलावल भुट्टो कहाँ है, वो क्यों बात नहीं कर रहे, हमें पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वो आके खुल के पब्लिकली बात करना चाहते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते, ना उनका मिजाज है ये, क्योंकि वो अपनी पसंद के लोगों को बुलाकर अपनी पसंद की बातें करना चाहते हैं। कोई क्रिटिकल बातें ना सुनना चाहते हैं, ना सच्ची बातें करना चाहते हैं। ये अलमिया है इस हुकूमत का। ये हर हुकूमत का ये एजाज।
हर हुकूमत को आपने देखा, हर हुकूमत के खान साहब भी ऐसे ही थे, जो भी आता है उसका यही मिजाज होता है। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने तो एक और काम शुरू कर रखा था कि इमरान खान साहब तो एक फाशिज्म की एक एग्जांपल बन गए हुए थे। उन्होंने तो बहुत तबाही इस एतबार से कर दी कि मीडिया पे भी अटैक करना, बाकी इदारों के ऊपर भी अटैक करना। तो इमरान खान साहब तो एक नेक्स्ट लेवल थे। इस हुकूमत का जो मेरे ख्याल में जो सुस्त रवि है, उसकी एक वजह मैंने आपको बता दिया है कि एक अलाइड गवर्नमेंट है। जी बिल्कुल, और फैसले जो हैं वो बहुत से बैरियर से गुजर के आते हैं, तो इसलिए फिर वो टाइम से हो नहीं रहे, डिले हो रहे हैं, और पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से भी है। लेकिन एजाज जो अहम फैसले करने थे, जो ये जॉइंट गवर्नमेंट करना चाहती थी, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स थे, नैब में कुछ तरामीम थी, वो तो हो गई हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये इससे निकल कर आगे इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था, या स्टेक होल्डर इस पर अब इतफाक नहीं करते कि फौरी इलेक्शन में जाया जाए? आलिया, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को उठाना ही नहीं चाहिए था। 5 साल वो पूरे करते, वो बताते कि शहीद ना बनते। पहली बात तो ये है। लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो अब इनकी मजबूरी इसलिए बन गई है कि इनको एक तो इस बात का भी डर है कि जी पीटीआई की जो वेव बनी है, कहीं वो पीटीआई उससे फायदा ना उठा ले। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकेगा, फायदा उठा सकेगी पीटीआई। लेकिन एनी हाउ अब सूरत हाल ये है कि ये इमरान खान साहब के डिमांड को मानना नहीं चाहते। ये अपने टाइम पर इलेक्शन इसलिए करवाएंगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि इनको बाहर से पैसे मिल जाएंगे, इकोनॉमी की थोड़ी सूरत हाल बेहतर करेंगे। आखिरी जो बजट है वो स्लो बजट देंगे जिसमें लोगों को सहारा दे लेंगे, ये मईशत को सहारा दे लेंगे इसलिए। लेकिन ये जो अभी नैब में जो तरामीम कर रहे हैं, ये जो बिल आया है, इस पर पीटीआई खासकर ऑब्जेक्शन कर रही है। क्या लगता है कि ये वाकई अपने आप को NRO 2 दे रहे हैं? देखिए 80-90% जो नैब की अमेंडमेंट्स हैं, ये तो वही हैं जो पीटीआई ने जी वो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। जी बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ये वही है। बीच में कुछ परसेंटेज इन्होंने अपनी भी शामिल की है, और जाहिर है उसमें इन्होंने जिसे कहें कि अपने अंदाज में नैब को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और नैब एक अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक टूल बन चुका था, एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा था, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक इदारा बन चुका था। तो अब ऐसा नहीं होगा ये। जी ठीक है सेनेटर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जो ये नैब में अभी आप नैब के कवानीन में जो तरमीम कर रहे हैं, ये जो आप बिल लेकर आए हैं, इसको चैलेंज कर दिया गया है। यकीनन ये एक बेहतरी का है, ये बेहतरी के लिए है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एटलीस्ट ना हो। लेकिन एहतसाब का निज़ाम भी तो डिस्टर्ब होगा इससे। एहतसाब कौन करेगा फिर अगर ऐसा ही होगा तो? देखिए जी, ये जो तरामीम एक हमारी पार्टी ने तो की नहीं, उसमें 10-12 पार्टियां हैं, सब ने एक मिल के ये सारा कुछ किया है, सब कंसेंसस से किया है। एक सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी जो पार्लियामेंट है उसको सोवरेनिटी होनी चाहिए, उनको फैसले कर देने चाहिए। बाकी इदारों को पार्लियामेंट के में इतने इख्तियार उसमें घुसना नहीं चाहिए, और पार्लियामेंट को काम कर देना चाहिए। अब हर बार जो भी कानून पास होता है वो चैलेंज हो रहा है। इससे पहले जो अदम एतबार की तारीख थी, वो एक अजीब गरीब रूलिंग थी, हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। अब वो जब नैब की मसला कानून पास हुआ है तो पीटीआई चली गई है। तो मैं तो हम खुद ही एक पार्लियामेंटेरियन को जिम्मेदारी का मुजाहरा। लेकिन देखें, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट करप्शन के अंबार लगा गई है, जैसे आप लोग स्कैंडल बता रहे हैं, और उसके मुताबिक तो अब वो इंक्वायरीज बनती हैं। अगर आप लोगों ने ये तरामीम कर ली तो वो इंक्वायरीज का तो आपने बाब पहले ही बंद कर दिया, तो ये फायदा तो डायरेक्टली आप लोग पीटीआई को दे रहे हैं। आप लोगों को इससे फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के केसेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं। देखो, हम चाहते हैं कि मुल्क में ऐसी बेयकीनी की फिजा है। मुल्क में जो तो एक हमारी जो तरक्की का पहिया, जो मुल्क की प्रोग्रेस से मुल्क का पहिया वो रुका हुआ है। बाद जो जिसको नया ला इसको पोलिटिकल, आपने खुद फरमाया कि पोलिटिकल इंजीनियर्स के लिए इस्तेमाल किया गया। आप इसको ना कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार था, ना कोई सियासी कुव्वतें वो बोझ स्टेप लेने को तैयार थी, तो इसलिए हमने उसके तरामीम की। और जहाँ तक तो आपको अभी इजाज भी कह रहा था कि नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये जो पीटीआई के केसेस सामने लेकर आ रहे हैं, उनका फिर एहतसाब कौन करेगा? कौन सा इदारा जो है ये वो उनको टेकअप करेगा? कोर्ट चैनल के साथ जो यही नैब खत्म तो नहीं होगा ना जी, उसको करेगा, लेकिन ठीक है, कहा थोड़ा डिफरेंट होगा। अब वो तो साथ डरे हुए हैं, तो
KPK में जब 2 पीर की हुकूमत शुरू हुई थी 2018 में, तो उन्होंने तो नैब ऑर्डिनेंस खत्म कर, नैब लॉ खत्म कर दे के, और यहाँ KPK में नैब को कोई कानून है नहीं। ये तो हमने मरकज में उसको रखा हुआ है, और अब उसको कम अज कम इस लेवल पे ले गए हैं कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो सके। उस पे कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे लोग हैं जो मुल्क के तरक्की में, जो मुल्क को चलाने में बड़ा रोल होता है, तो वो ताकि वो तसल्ली से अपना काम कर सके। एक पहले तो आपने देखिए 3 साल सारे ब्यूरोक्रेट थे, कोई जो खाई आती थी ठप टेबल बढ़िए, वो मुंह नहीं करते थे कि कल मुझे कोई नया बना ले, ये करा ले। तो पहले अब तो ये 2 बड़े हैं, एक भारत सबूत जो है वो अब नए पे आ गया है, ठीक है। दूसरे वो जो 90 दिन बगैर किसी को डिटेन कर सकते थे, वो अब 14 दिन पहले हैं। तो ये जो बड़ी अच्छी चीजें हैं। और फिर ये कि पहले अब इससे कुछ लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को और सबको तसल्ली हुई है कि अब तो 12 सबूत अब नए पे पड़ गए, वरना तो एक इल्जाम लग जाता था, आपको जेल में डाल दिया जाता था, आप 2 साल आप प्रूव करने में, अपने आप को बेगुनाह सबूत साबित करने में जो टाइम लग जाता था। तो कम अज कम अब ये है कि अगर नए के पास कोई एक अच्छी एविडेंस होगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी, तब वो केस बनाएगा। तो इसलिए हमने ये तरमीम की ताकि लोग, हमारा मुल्क जो है खामखा एक जो डेवलपमेंट का जो है और तरक्की का जो मुल्क का। अच्छा, मैं लास्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इसको देखती हूँ कि अब क्या होना है, और बाई इलेक्शन भी है। एजाज, आप क्या समझ रहे हैं कि अब इसके इस तरमीम के बाद ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या विक्टिमाइजेशन का बाब जो है वो बंद हो जाएगा? मेरे ख्याल में आलिया, नैब के हवाले से तो शायद उस तरह से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अलबत्ता पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में उस वक्त तक होती रहेगी जब तक एस्टैब्लिशमेंट ये कहती रहेगी कि जी हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। अभी अनाउंस किया है फौज ने और एस्टैब्लिशमेंट ने कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस पे उनको सराहना भी चाहिए और इस बात पे पहरा भी देना चाहिए कि कहीं वो दोबारा कहीं उनको इन्वॉल्व ना कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन इस फैसले पर अमल दरामद प्रॉपरली शुरू हो गया कि पॉलिटिकल ही रहेंगे, हम सियासत में मुलव्वस नहीं रहेंगे, उस वक्त तो कोई भी सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, कम से कम एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाएगी। बाकी जहां पर कोई सीपेज होती है तो उस पे आपको आलिया, मुझे, हम मीडिया को अपनी आंखें कान खुली रखनी होंगी और अपना रोल अदा करना होगा कि जहां पर अगर कोई मनूवरिंग कर रहा है, किसी को इस्तेमाल कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन को या इंडिविजुअल्स को, तो हम उसको रिपोर्ट करें, आइडेंटिफाई करें। अच्छा, राइट। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इलेक्शन के हवाले से बड़ा मुतालबा PTI का था और है भी, लेकिन अब जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदम एतमाद है, इलेक्शन के सिस्टम पे उनको अदम एतमाद है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है? अभी बाई इलेक्शन भी है, तो इन बाई इलेक्शन को क्या देखते हैं आपके, ये किस तरफ जा सकते हैं? आलिया, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो डिपेंडेंट है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ऊपर, पुलिस के ऊपर। और पुलिस इंतजामिया का जितना ज्यादा असर और रसूख होता है एक इलाके में, इलेक्शन कमीशन उन्हीं पे डिपेंड करता है। और बाज़ औक़ात पुलिस और इंतजामिया को मिसयूज भी किया जाता है। 2018 के इलेक्शन में मिलिट्री मौजूद थी और उसके ऊपर सवाल उठे, RTS के हवाले से सवाल उठे। तो देखिए कि ये इलेक्शन कमीशन अकेले ही कहीं काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ बाकी ये बाई इलेक्शन हमने डस्का भी देखा ना, उसमें जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल। और आप देख लीजिए डस्का में पुलिस के एक अफसर ने जो बयान दिया है, उससे वही बात साबित हो रही है जो मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें एज ए नेशन और एज इंस्टीट्यूशंस, चाहे पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे कोई भी हो, हमें प्रोएक्टिव रोल करना होगा। इंडिपेंडेंस हमें अपने अपने लेवल पे दिखानी होगी और जहां पर कोई वायलेशन है वो मीडिया को रिपोर्ट करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट था कि आखिरकार ये सियासी जमातें कम मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी और एक दूसरे को स्पेस देंगी। जब कोई इक्तदार में आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगी, जब इक्तदार से जाएगा तो वो भी दूसरे को स्पेस देगा। ये मैच्योरिटी हमारी सियासी जमातों में कब आएगी? जब
अगर ये मेजोरिटी आ जाती है तो फिर ही हमारी जमहूरियत जो है वो थोड़ी मजबूत हो सकती है। वरना आज ही हम 75 साल पीछे चले जाएं, आज भी हम इसी बहस में हैं कि पाकिस्तान में सियासी सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जमहूरियत कहाँ खड़ी है और हर हुकूमत को कैसे टॉपल किया जाता है, इस पर बहस जारी है। ये नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ मुस्बत चीज़ें देख सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर सोचने की चीज़ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका भी, हमारे साथ सेनेटर गौस साहब थे PMLN से, उनका भी शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।